लेकिन अच्छा आपने एक्सप्लेन किया जरूर यहाँ पर चीजों को, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारी कानूनी चीजें। दो पहलू मैं मानता हूं आरक्षण की बहस के, एक ये पूरा कानूनी पहलू पकड़ लीजिए और एक जो मौलिक सवालों वाली बात होती है। क्योंकि देखिए संविधान में चीजें लिखी हुई हैं, वो संशोधन होते होते बदलती चली आई, 75 साल पुराना हो गया संविधान। आज भी क्या हम इस आरक्षण के बल पर वाकई में उत्थान कर पाए उन लोगों का जिनका करना चाहिए था? और अगर नहीं कर पाए तो यह व्यवस्था किस काम की है? क्या फिर इस व्यवस्था में बदलाव का ना सोचा जाए, इसके आधार को भी पूरी तरह ना बदले जाए? तो ऐसे बहुत सारे सवाल उठते रहेंगे। आशुतोष जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अवैध दुबे सर, क्या वाकई में जो मूल है कि अब पिछड़े आपने अन्याय करा, बहुत सारी जातिगत व्यवस्थाओं के तहत आपने बहुत लोगों को ना पढ़ने दिया, ना उस तरीके से उठने दिया, ना उनका जीवन स्तर सुधरा, लेकिन क्या आरक्षण ही वो व्यवस्था हो सकती है जिससे सब कुछ होगा? क्या उसके आधार पर आप फिर से एक नया वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं जिसमें और विरोधाभास बढ़ेंगे, लोगों के बीच और दूरियां बढ़ेंगी? देखिए विपिन जी, मेरा दिमाग तो इस मामले में बिल्कुल साफ है। आजादी के बाद से और आजादी के पहले भी केवल आरक्षण के जरिए ही और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के जरिए ही सामाजिक विषमताओं को मिटाने की युक्ति सामने रखी गई। इसके अलावा और कोई युक्ति अगर कभी सामने रखी गई हो तो हमारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं, वो मुझे बताएं और आप भी उसके ऊपर प्रकाश डालें ताकि मेरा ज्ञान बढ़े। मुझे नहीं लगता है कि विशेष अवसर देने के सिद्धांत के अलावा जो वंचित वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उसका एक हद तक सशक्तिकरण हो सके। देखिए पूरी तरीके से किसी अन्याय को मिटाना, उसको ऐतिहासिक अन्याय को ऐतिहासिक रूप से समाप्त कर देना, ये सारे काम बहुत मुश्किल होते हैं और तकरीबन नामुमकिन से ही होते हैं। इनमें केवल इंक्रीमेंटल यानी धीरे धीरे ही प्रगति हो सकती है और वो प्रगति सामाजिक न्याय की विचारधारा के तहत आरक्षण के जरिए और विशेष प्रावधानों के जरिए, चाहे वो आरक्षण की किस्म राजनीति को, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को दिया गया है, चाहे उनकी जैसे वो अन्य पिछड़े वर्गों को राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया गया है, अब स्त्रियों के लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग हो रही है, तो ये हुआ है। और अगर आप पूरा अध्ययन देखें, मैंने ऐसे बहुत से अध्ययन देखे हैं, आरक्षण के जरिए निश्चित रूप से समाज के बहुत से लोगों का सशक्तिकरण हुआ है, वो आगे बढ़े हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, उनकी धन संपत्ति भी बढ़ी है, उनकी दावेदारियां भी बढ़ी हैं, अब वो अपने अधिकारों और हकों की मांग कर सकते हैं, उनकी राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई है, उनकी शिक्षा में वृद्धि हुई है, वो नौकरशाही में आए हैं और दूसरे सामाजिक जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी सक्रिय हुए हैं, वो साहित्यकार बने। बहुत सारा ऐसा कुछ हुआ है जो जिसके आधार में मैं मानता हूं कि आरक्षण मौजूद है। इसलिए आरक्षण एक बहुत ही स्वागत योग्य प्रावधान है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि आरक्षण नीति की दुर्गति ना हो। मेरा दुख यह है, देखिए आरक्षण की सैद्धांतिकी के ऊपर और आरक्षण के आदर्श के ऊपर हम जो चारों साथी बैठे हुए और आप भी, मैं नहीं समझता कि हम लोगों को किसी को आपत्ति है, हम सब लोग उस पर मोटे तौर पर सहमत हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पिछले 20-25 साल में आरक्षण की नीति की नेताओं ने और पार्टियों ने मिलकर सस्ते किस्म के राजनीतिक लाभ के लिए, आशुतोष जी कह रहे हैं आरक्षण के लिए राजनीति जरूरी है, वो दूसरी राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। जो अंबेडकर करते थे, जो अंबेडकर और गांधी की बहस थी, वो उस राजनीति की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो साधारण रूप से तुच्छे किस्म के कुछ हमारे वोट बढ़ जाएं, हम फलानी जाति के वोट उस पार्टी से छीन लें, तो इसको इस जाति को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इसके सामने आरक्षण का झुंझुना बजाएं और ये उस लालच में आके हमारे साथ जुड़ जाए। मैं उस राजनीति की बात कर रहा हूं। तो ये जो आरक्षण की नीति की आज दुर्गत है और इतनी दुर्गति है कि धीरे धीरे लोग उसको गंभीरता से लेना बंद कर देंगे, समाज में उसका मजाक उड़ने लगेगा और कुछ वैसा होने भी लगा है। मैंने सारे जीवन आरक्षण के पक्ष में लिखा और बोला है, आगे भी मैं ऐसा करने का इरादा रखता हूं, लेकिन समस्या यह है कि इस नीति की बिल्कुल दुर्गति हो चुकी है। इसको दुर्गति से बचाने के लिए इसकी जांच पड़ताल जरूरी है। इस नीति में बहुत बड़े पैमाने पर सुधारों की आवश्यकता है। हमारे मित्र विराग गुप्ता जो बोल रहे थे, उनकी बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए और मेरे ख्याल से हम सब लोग इस बात पर सहमत होंगे कि आरक्षण की नीति में अगर विकृतियां पैदा होती चली जाएंगी तो इसके जो समाज को लाभ हो रहे थे या जो होने वाले हैं वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है आशुतोष जी, अब थोड़े दूसरे संदर्भ में भी सवाल पूछूंगा और सतीश जी आपके पास भी आऊंगा। 2-3 सवाल आ रहे हैं मेरे मन में यहाँ पर। तो अगर जो आरक्षण का विरोध होता है या जब उसका विरोध हुआ है, जिस भी तरीके से हुआ है, चाहे वो मंडल के जमाने में हुआ है, चाहे वो आज होता है,
वो विरोध करने वाले का आधार क्या होता है? क्या वो इसलिए विरोध करते हैं कि आज भी वो अपने समाज में मौजूद पिछड़े, अति पिछड़ों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते? आज भी उनकी मानसिकता वैसी है कि नहीं, हम ही प्रबुद्ध हैं, वो नहीं है, या फिर उसका रीजन कुछ और होता है? आशुतोष जी। देखिए विपिन जी, ये सवाल आपका जो बहुत ही गहरी विवेचना की डिमांड करता है। अभी मैं पिछले दिनों एक किताब पढ़ रहा था, गीता प्रेस को लेकर, एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, मेरे ख्याल से हर भारतीय को पढ़नी चाहिए। और उसमें कल्याण मैगजीन एक निकला करती थी जो 1920 के दशक में निकली थी। उस मैगजीन में जिस तरीके से पिछड़ों को, दलितों के बारे में अनटचेबिलिटी को जिस तरीके से जस्टिफाई किया गया, शास्त्र के हिसाब से भी जस्टिफाई किया गया और साइंस के हिसाब से भी जस्टिफाई किया गया है, उसको पढ़ने के बाद हमारी और आपकी आंखें खुल जाती है कि दरअसल इस देश में एक ऐसा समाज था जो पिछड़ों और दलितों को जाति के आधार पे एक निकृष्ट समझता था। और यही कारण है कि आज भी, शहरों में तो शायद उतना नहीं है, लेकिन आज भी आप देखिए कि कोई दलित अगर मूंछ रख लेता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर शादी के समय वो घोड़े पर चढ़ जाता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर इस देश के संविधान ने, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर उसको बराबरी का हक दिया है, तो हम और आप कौन होते हैं किसी दलित को घोड़े पर चढ़ने से रोकने के लिए? और हम और आप कौन होते हैं किसी दलित को मूंछ रखने पर, उस ऐंठने पर उसको प्रताड़ित करने के लिए? और हमारी चेतना ऐसे वक्त पर क्यों नहीं जगती? इसका कारण यह है कि इस देश के संसाधन पर लगभग 80 से 90% उन लोगों का कब्जा है जो समाज में जिनकी उपस्थिति 15 से 20% है। और यह सारी समस्या की जड़ है। अगर आज आप हिंदुस्तान के तमाम, भारत के स्तर पर सचिवों की लिस्ट अगर आप निकाल लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वहां पे किस जाति के लोगों का वर्चस्व है। और मैं वर्चस्व की बात कर रहा हूं। अगर आप जुडिशरी का निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यही वो लोग हैं जो नैरेटिव बनाते हैं, यही वो लोग हैं जो दलित उद्धार की बात करते हैं, जो पिछड़ों के उद्धार की बात करते हैं। तो और अगर आप मीडिया में चले जाएंगे तो वहां तो एक भी संपादक आपको नहीं मिलेगा जो दलित होगा या पिछड़े समुदाय का होगा। तो सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जब दक्षिण अफ्रीका की टीम बनती है, क्रिकेट की टीम, और वहां पर यह कहा जाता है कि आपको कलर्ड लोगों को टीम में रखना है, क्या दक्षिण अफ्रीका की टीम कमजोर हो गई? लेकिन हमारे यहां यह प्रतिपादित किया जाता है कि अगर आप आरक्षण देंगे तो इस देश के अंदर कार्यकुशलता घट जाएगी, देश की जीडीपी घट जाएगी। हकीकत यह है कि जब से इस देश के अंदर मंडल कमीशन लागू हुआ है तब से इस देश की जीडीपी हर साल बढ़ती जा रही है। आज हिंदुस्तान 19, और जो भ्रष्टाचार, तो सर अगर आप यही कह रहे हैं कि मेरिट, तो फिर अगर आरक्षण की पूरी व्यवस्था, मतलब इसको अदरवाइज मत ले कोई भी, यहां पर अगर आरक्षण की पूरी व्यवस्था ही आप खत्म कर दें तो फिर क्या वो नहीं हो पाएगा? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि जातियों के आधार पर आरक्षण कर दीजिए, आप नौकरियों में भी कर दीजिए और सब जगह कर दीजिए। जो जिसकी समाज के अंदर जितने प्रतिशत उपस्थिति है उसके हिसाब से उसका हिसाब दे दीजिए, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मैं समाज में 4% हूं तो सरकारी नौकरियों में मेरा 4% हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो 5% क्यों हो? यह बहस होनी चाहिए इस देश के अंदर। और ठीक है करते हैं तो लोग कहते हैं कि जातिवाद बढ़ाया जा रहा। फिर आप लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती को आप चिन्हित करते हैं और उनको आप एक गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। क्यों भाई? क्या भ्रष्टाचार उनके बगैर, जब वो नहीं थे तो क्या भ्रष्टाचार इस देश के अंदर नहीं था? क्या तब लोग खजाने को नहीं लूट रहे थे? वो कौन लोग थे, किस धर्म के लोग थे? ठीक है, अब इस पे अगला सवाल नहीं। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट सतीश प्रकाश साहब। तो अगर